स्क्रीनिंग हो जाए सो इट बिकम्स वेरी इजी फॉर द ओपन सेशन, और हमें बहुत अच्छे से जानने को मिलेगा कि ये पूरी फिल्म है वो किस जो है वो पूरे प्लॉट एंड स्टोरी पर आधारित है. तो नाउ इट्स टाइम फॉर द स्क्रीनिंग. खुशी हो रही है कि सारे क्रू मेंबर को साथ में देख करके, तो मुझे लगता है कि एक बार ताली होना चाहिए क्योंकि हमारे सारे क्रू मेंबर साथ में हैं. एक्चुअली ये जर्नी शुरू हुई ऑडिशन के वक्त, एंड मैं आई थिंक दूसरे एक सपोर्टिंग रोल के लिए आई थी, एंड आदित्य ने मुझे ये स्क्रिप्ट थमाई और बोली कि तुम लीड रोल के लिए ट्राई करो. तो ये वर्तिका की जो जर्नी है, अगर आप मूवी देखोगे तो आपको समझ में आएगा. इसमें बहुत सारा सबटेक्स्ट है उसके बैकग्राउंड से रिलेटेड, उसके रिलेशनशिप से रिलेटेड, उसके चाइल्डहुड से रिलेटेड. और ये जो कैरेक्टर है जो स्क्रीन पर दिख रहा है वो हार्डली आई थिंक उसकी लाइक 1/10 जर्नी दिखाई गई है. भव्या से तो मैं आज पहली बार मिल रहा हूँ, लेकिन ऐसा लग रहा है कि मैं उनको बहुत सालों से जानता हूँ. तो इसमें मैं इसका सारा श्रेय जाता है आदित्य को और इनकी धर्मपत्नी स्नेहा जो आज नहीं आ पाई है हमारे साथ. वो उस फिल्म की प्रोड्यूसर थी. तो ऐसा उन्होंने बना के रखा था कि हम सीरियसली काम भी कर रहे हैं, लेकिन जब कभी मौका मिले ऑफ द शूट ऑफ कोर्स उन्होंने कभी ये हायरार्की नहीं रखी कि मैं डायरेक्टर हूँ, मैं प्रोड्यूसर हूँ और आप लोग एक्टर हैं. तो सेट में जो भी था सब एक परिवार के सदस्य की तरह था. तो इसलिए शायद हमारी जो टीम है आज भी कायम है और इंशाल्लाह आगे भी रहेगी. First of all, I just want to thank everyone from the AFT team for calling us here, because this is the first time I am also watching this film. I haven't seen it, and this is the first time it's been screened in Delhi. So thank you so much for taking this opportunity of screening this film for the first time in Delhi. Naiman, Prateek, Bhavya, they have already talked a lot about the film. So I'll just extrapolate Prateek ने जो बोला about having that much liberty कि आप as an actor, उसके लिए था कि इस कैरेक्टर के और लेयर्स को किस तरह से बाहर लाया जा सकता है. तो आई एम सेइंग दिस बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, दिग्गज फिल्म मेकर्स जो हैं वो ऑब्वियसली मुझसे इस चीज़ को और ज़्यादा अच्छे से जानते हैं कि आपके लिए एज अ फिल्म मेकर, एज अ क्रिएटर ये बहुत ज़रूरी है लिबरल होना कि लोग आपकी टीम में क्या बोलना चाह रहे हैं. आपके दिमाग में एक स्टोरी है, ऑब्वियसली आपके लिए कैरेक्टर्स एक पर्टिकुलर तरह से बात करेंगे या एक पर्टिकुलर स्कोर है आपके दिमाग में. बट जब तक अगर आपको कुछ इनपुट मिल रहा है कैरेक्टर से जिसमें कि और लेयर्स आ रही हैं, तो वो आपके लिए एक लर्निंग होनी चाहिए. वो एज अ फिल्म मेकर, एज अ क्रिएटर, नॉट जस्ट एज अ फिल्म मेकर, आप किसी भी कला के किसी भी मायने में, किसी भी दायरे में काम कर रहे हो, तो आपके लिए उतना लिबरल होना ज़रूरी है कि आप उन इनपुट्स को देख सको, उन इनपुट्स को ले सको. तो या सो एज अ क्रिएटर, एज अ फिल्म मेकर, जस्ट बी ओपन टू एक्सपीरियंसेस, जस्ट बी ओपन टू इनपुट्स, or you have like great filmmakers in front of you to teach you. So as Prateek said, you have nothing to lose and you have everything to gain. So yeah, just keep on doing what you like doing. Or thanks a lot to AFT, thanks a lot to New Delhi Film Foundation, because they were the ones who were the bridge AFT और हम लोग के बीच में. Otherwise we wouldn't have gotten this platform for indie filmmakers like us who are in a different part of the country. उन लोगों के लिए बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है यहाँ पे स्क्रीन करना. So thank you all of you. Thank you everyone, thank you Marwa Studios and thank you AFT. And without taking much time, I just wanted to tell you something about the New Delhi Film Foundation very briefly. New Delhi Film Foundation is a registered film society which has been formed by some journalists and filmmakers to create a kind of sensitivity and sensibility for sincere cinema, for the cinema that is made out of passion, out of for the sake of art. So this is the film. The DK film is one of those films which we found that has been made out of passion, out of conviction. There is something to say about their story. So that's why we chose this film to organize a screening for this in Delhi.
and that is it is happening today. जैसे कि हमने मूवी में देखा कि हमारी जो फीमेल लीड थी उनके बाल बन गए थे, और एक सीन था कि एक शॉट था जिसमें फिश जो है वो सांस ले रही है। तो क्या ये दोनों विजुअल लैंग्वेजेस है? जो बाल विजुअल लैंग्वेज है, जो कैरेक्टर के बाल है, और जो फिश सांस ले रही है। I guess क्योंकि प्लॉट इट्स नॉट अ लीनियर सीधा नैरेटिव कि यू कैन अंडरस्टैंड कि ये हो रहा है, बट इट इज अबाउट द सिंबोलिज्म कि एक पार्ट ऑफ द कैरेक्टर इज डाइंग एंड द अदर वन इज ट्राइंग टू टेक ओवर। तो एक जो डीके हो रहा है, द फिश वाज बेसिकली सिंबलाइजिंग दैट। इवन एंड की तरफ जब हम वो फिश भी दिखाते हैं कि शी इज ट्राइंग टू ब्रीथ, it is that character which is like grasping for its last breath. So that fish basically symbolized like the first shot was the fish with the person because it was the person who is decaying. Like basically unka moral ambiguity इतना ज़्यादा हो गया है कि she is now in a state where she's not able to, she's conflicted, thinking कि like this guilt that I had forgotten काफी time पहले, this is coming back to me. What should I do now? Should I let this other person, like this other character of mine which wants to fight, take over me, or should I just go about my business? तो I won't say कि बाल बंधा होना और fish का visual language was similar, but yeah, the fish was trying to symbolize the decay in the protagonist's life. You have to tell the film. अगर आपकी फिल्म सवाल छोड़ जाती है ऑडियंस के दिमाग में और फिल्म का खत्म होने के बाद ऑडियंस सोच रही है उसका क्या हुआ, ये ऐसे कैसे हुआ, ये ऐसे क्यों था, तो ये नेगेटिव पॉइंट है फिल्म की। आपको एक्सप्लेनेशन देना पड़ रहा है, नहीं देना चाहिए था, ऑडियंस के तक समझ में आ जाना चाहिए था। जो आप कहना चाहते हैं वो स्क्रीन पे दिखा देते तो समझ में आ जाता। ठीक है, अच्छा मेरा एक सवाल ये है कि आपने क्या जानबूझ के इसके पेस को स्लो रखा है? जी हाँ, जानबूझ के इसके पेस को स्लो रखा है क्योंकि जैसे मैंने बोला इस यूज करके हम लोग दिखाना चाहते थे कि उसका साइकोलॉजिकल ड्रामा जो है वो फिल्म में किस जगह पे कहाँ पे रुका हुआ है, कहाँ पे स्थिर है। तो वो पेस डेफिनेटली स्लो रखी गई थी। और आपने जो पहले बोला स्क्रीन प्ले का, अब इसमें सर लाइक स्क्रीन प्ले में जो खामियां हैं वो मैं डेफिनेटली मानता हूँ वो हैं, और अगर आप अपना जो मैसेज है वो फाइनली नहीं पहुंचा पा रहे हो तो कहीं ना कहीं खामी डेफिनेटली है। बट ये चीज़ मैं पर्सनली नहीं मानता हूँ कि स्क्रीन प्ले के एंड में आपको जितने प्रश्न आपने उठाए हैं थ्रू आउट, वो हर प्रश्न आपको उसका उत्तर दे ही देना है एंड तक, और आप चाहते हो कि उसमें मुझे लगता है कि आप ऑडियंस को काइंड ऑफ ऐसे ट्रीट कर रहे हो कि वो खुद से नहीं सोचे जो एंड है। तो यानी अब अगेन ये वहाँ से आ रहा है कि मैंने जितना सिनेमा मैंने खुद देखा है तो उन बहुत ही सिनेमा में ये रहा है कि ओपन एंडिंग छोड़ दिया। हाँ, जो ओपन एंडिंग छोड़ दिया जाता है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि डेफिनेटली ओपन एंड छोड़ना इज नॉट यानी वो खामी नहीं है। अगर ऑब्वियसली आप मैसेज नहीं पहुंचा पा रहे हो या फिर इवन ओपन एंड क्या है वो नहीं बोल पा रहे, वो डेफिनेटली खामी है। I myself and my team are delighted to have such a wonderful audience and such a stalwarts, इतने बड़े बड़े experts। तो बहुत ही मेमोरेबल रहा मेरे ख्याल से ये स्क्रीनिंग आप लोगों के लिए भी बहुत रही होगी। और इस तरह के डिस्कशन से, इस तरह के आयोजनों से हमेशा बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत सारी चीज़ें को ठीक करने को मिलता है, करेक्ट करने को मिलता है। आई होप कि ये क्रिएटिव जर्नी सबकी लाइफ में इसी तरह से चलती रहे और एक दूसरे से हम सीखते रहें और एक दूसरे को हम बताते रहें। थैंक यू सो मच, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। A very simple question about the movie. You played the husband, no? Yeah. And husband is a very grayish. No, because I had a word with the director. And आदित्य से मेरी बात हुई तो जो हमने अभी तक समझा, मेरी जो समझ बनी हुई था, थोड़ा ग्रे कैरेक्टर है. To play a grey character without taking any sides as an individual, हमारी sides हो सकती हैं, मगर जब हम उसे enact करते हैं, for that, how do we do that as an actor? Very valid question, क्योंकि strongly I believe
that my personal life, whatever opinions or whatever strong beliefs that I may have, वो मेरे कैरेक्टर के नहीं हो सकते, राइट। तो इस फिल्म को भी देख लीजिए जहाँ पे एक्चुअली थोड़ा उसको मैंने इन्फ्लुएंस किया है इस हिसाब से, क्योंकि जो स्क्रिप्ट के हिसाब से लिखा गया था वो थोड़ा शॉविनिस्ट टाइप लग रहा था, या अगर मैं उसको थोड़ा सा अलग तरीके से प्ले करता तो वो शॉविनिस्ट ही लगता। तो मेरा ये राइट फ्रॉम द ऑडिशन स्टेज मेरा यही कॉन्सेप्ट था कि इसको अगर मैं शॉविनिस्ट बनाऊंगा, इनफैक्ट यू हैव टू कीप इन माइंड कि जब मुझे ऑडिशन का स्क्रिप्ट मिला था तो मुझे पूरी कहानी नहीं पता थी, जो कि एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, लेकिन दैट्स हाउ इंडस्ट्री वर्क्स। तो जब मैंने उसको प्ले किया बेस्ड ऑन जस्ट व्हाट आई हैड गॉट, आई थॉट कि आई विल प्ले इट एज अ शॉविनिस्ट, नॉट एज अ शॉविनिस्ट, एज मोर ऑफ अ फेंस सिटर, जो कि कुछ करता नहीं है। तो मेरे दिमाग में तब से क्लियर था कि इसको मैं फेंस सिटर ही बनाऊंगा। तो वो एक चीज़ आसान हो गई मेरे लिए, क्योंकि जब आप एक फेंस सिटर का किरदार निभाना चाहते हो तो इनफैक्ट द थिंग्स दैट यू आर नॉट गोइंग टू डू बिकम लॉट मोर इम्पोर्टेंट दैन द थिंग्स यू आर गोइंग टू से और थिंग्स यू आर गोइंग टू डू। तो मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये था कि मैं ये देखूँ कि मुझे क्या नहीं करना है, दैट विल डिफाइन माई कैरेक्टर एज अ फेंस सिटर। So and that's the discussion I had more or less with the director, and once we sorted those things out कि क्या नहीं करना है, I think things became easier. मेरे साथ या फिर वही मैं जिनके साथ इस फ्रेम में हूँ, नायमुन जी हैं जिन्होंने वर्तिका का रोल प्ले किया है डीके में, और भव्या जी हैं जिन्होंने म्यूज़िक दिया है जो एक अलग पेडिस्टल तक लेकर जाता है पूरी मूवी को। थोड़ी सी बात करेंगे, पहले नायमुन से शुरू करते हैं। नायमुन, सबसे बेसिक ना एक चीज़, क्योंकि अभी जब डायरेक्टर से बात हुई आदित्य से तो उसमें हम बात कर रहे थे, देयर वर लॉट मेनी कंस्ट्रेंट्स अराउंड वर्तिका। मैरिड है, स्कूल टीचर है, एक पर्टिकुलर तरीके से बिहेव करना बाध्यता है उसकी, और उसके साथ अपने पास्ट लाइफ का ना कुछ एक्सपीरियंस है, और अब जो सिचुएशन में है वो आगे बोल नहीं सकती है, वो चिल्लाना भी चाहे तो नहीं कर सकती है। तो वो एक अंदर में जैसे एक टर्बुलेंस है और बाहर में एकदम शांत है ना, वो कैसे समझ के कैसे एक्ट किया, बिकॉज आई वॉज एबल टू सी दैट एज एन ऑडियंस। First of all, I'm so grateful that you were able to see it because जब मैं ये किरदार निभा रही थी तब मुझे वही लग रहा था कि ये इंटरनल स्ट्रगल तो दिख रहा है, पर ये कैमरे पे कैसे कवर हो रहा है। एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू आवर डायरेक्टर एंड आवर सिनेमाटोग्राफर कि उन्होंने हर चीज़ कैप्चर की है, मतलब मैंने खामोशी भी उन्होंने कैप्चर की है, तो उसके लिए मैं उनकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। एंड आई थिंक द वन थिंग विच हेल्प्ड वाज, एक तो वो जो गिल्ट था वो थोड़ी चीट की मैंने। आई हैड टू डाइव इनटू माय ओन बैक स्टोरी, लाइक Naimun's बैक स्टोरी, एंड फिगर आउट व्हाट यू फील व्हेन यू आर फीलिंग दैट इंटरनल स्ट्रगल। तो आपके बॉडी के साथ क्या होता है, आपके ब्रीदिंग के साथ क्या होता है, आपके दिमाग में क्या होता है। तो जैसे आई थिंक सर ने भी कहा, सतीश सर भी कह रहे थे कि जो इंटरनल मोनोलॉग्स हैं आपके, इनर मोनोलॉग्स, तो वो लिखे हुए नहीं हैं, लेकिन वो हमने लिखे ताकि वो क्लियर रहे कि वो हर मोमेंट में क्या सोच रही है और उसकी जद्दोजहद में क्या चल रहा है। तो ये इंटरनल मोनोलॉग्स मैं बोल रही हूँ जब मैं एक्ट करें, तो आई थिंक इस वजह से वो ट्रांसलेट होकर दिख रहा है कैमरे पे। एंड या आई थिंक आदित्य ऑल्सो हेल्प्ड अस विद द characterization, wherein every scene, if you know Navrasa, so in that she's carrying guilt throughout, but in one place there is guilt with struggle, there is guilt with anger, there is guilt with shame, there is guilt with pride. So those layers had to be added, and yeah, I think I'm very thankful to the whole team, and also that we could screen it here. Then yeah, thank you for the entire भव्या, आदित्य जी से क्योंकि बात हुई, मेरी सारी नॉलेज वहीं से ही आ रही है। तो उन्होंने बताया कि एक मूवी उन्होंने भेजी आपको एनिमी, और बोला कि ये रेफरेंस है ना, और इससे दो चीज़ें थी इसमें जो आपसे समझना चाहता हूँ। बस एक ओपनिंग शॉट और एक लास्ट, हमारा क्लोजिंग जो लास्ट शॉट था, वो दोनों सेम थे, और दोनों का जो बैकग्राउंड स्कोर है वो अलग है, और जो पूरी वर्तिका की जो स्टोरी है ना, वो स्टार्टिंग से रिग्रेट, रिपेंट से लेकर एक्सेप्टेंस तक की स्टोरी है। So how does this music changes that supports Vartika and at the same time that keeps Vartika as an entity, as an existence constant? Okay, so that's a very good question first of all, because that is exactly what Aditya told me, how
is the journey from the grief, from the acknowledgement to the acceptance, to that. So basically उसमें क्या था कि Aditya told me there's a graph. Okay, there's always a graph when it comes to music. So in this, the graph was very gradual. तो उसमें that's the thing with music कि आपको धीरे धीरे उसको बढ़ाना है, तो दैट्स ऑल्सो वेरी टफ कि आप कैसे उसे धीरे धीरे बताओगे कि एकदम से कहीं झटका ना लगे, कि ऑडियंस एकदम से बाहर ना आ जाए. हाँ, एकदम से ऐसा ना हो कि दी ऑडियंस इज लाइक ओ वेट दिस द म्यूजिक्स टू हैवी इसमें, एंड फिर नेक्स्ट सीन में मान लो स्मेल हो, बिकॉज इट हैड टू राइज ग्रेजुअली. एंड एंड में इफ यू सी द सीन, तो एंड में द म्यूजिक रियली टॉप्स इट पूरा कम्प्लीटली, लाइक गोज अगेंस्ट द टाइड एंड पूरा कम्प्लीटली टेक्स ओवर वर्तिका, टेक्स ओवर द एंटायर सिचुएशन. तो आदित्य रियली हेल्प. उनने बस लाइक एक मुझे रेफरेंस भेजा था, बट विद आदित्य द थिंग इज कि दैट्स व्हाट आई सेड इन द कॉन्फ्रेंस एज वेल कि he really knew his vision, he really knew what he wanted to do. So as a music composer, mera to it's a lonely job. I sit at home and I compose on my laptop, it's a one person job. So for me, the efforts that Nemoon did, Prateek did, Aditya, everyone on screen, jo cinematographer, sab kuch that like relates to what I do. So for all the effort that they did is what I could really portray music ke through. So I've been just very lucky. Matlab Aditya told me the graph, Aditya told me exactly what instruments as well to use, कि starting में कैसे करेंगे. He said कि cellos use करना है, थोड़ा सा string dark जो instruments होते हैं वो use करना है. So that really helped me start with the music. To set the mood of the music, because I just had जो first sequence आप देखते हो fish वाला, where Vartika is standing, जो पानी बह रहा होता है, so that's a standalone scene that he sent me. So through instinct I had to be like, okay, what is this person's story? Why is she staring at the fish? हाँ, उसमें कुछ भी नहीं है. Why is she staring at the fish? Why are we panning to the fish, like, and then to Vartika? तो उसमें पूरा instinct based था मेरा. तो फिर somehow that worked. That is exactly what Aditya wanted, and that's how I landed the job and come. Thank you so much, both of you, for actually helping a person and being the part of somebody's dreams incarnation into reality, which is BK, and with which people out there might feel connected with their own dreams. They can tap into their own past experiences like the way you did while doing the film. So thank you so much for doing that, and thank you so much for giving me the time, giving us the time. It was a pleasure talking to you. I'd like to leave a message to all those people who are living in a certain guilt. I think the problem is when you are living in guilt and you don't forgive yourself, you really need to work on healing that bit of you, because that can cause this explosion what you see on the screen on Vartika. So yes, if you're out there, then help yourself and confess, talk to people and release your guilt.